नरेंद्र मोदी जी ने यह समझा कि ये मनोहर लाल खट्टर खुद नरेंद्र मोदी जी के बराबर का जन विरोधी है। अपराध बढ़ रहा है। बिल्कुल आज हरियाणा प्रदेश में वही ओम प्रकाश चौटाला भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सरकार का दौर दोबारा से आ चुका है। सीआईए के एक एएसआई को श्रीराम गोलियों से भून दिया गया था करनाल जिले में। जो सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द इनसाइडर मीडिया। आज हमारे साथ सुरेश रोड जी हैं। आपने इनको टीवी पर भी देखा होगा, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखते हैं। तो सुरेश जी से जानेंगे कि हरियाणा प्रदेश में जो कांग्रेस के हालात हैं, क्या अब जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर जिला अध्यक्ष की बात करें, तो क्या अब भी गुटबाजी है या फिर अब गुटबाजी को राहुल गांधी ने चुनाव के बाद उसको एक बैलेंस कर दिया है? क्या कुछ खेल है बीजेपी के राज में जहां गुंडागर्दी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? तो ऐसे में विपक्ष पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि विपक्ष सड़कों पर नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिर्फ वो एक अपनी फॉर्मेलिटी करते नजर आ रही हैं। तो वहीं बात करें हरियाणा की राजनीति के ऐसे पहलू जो अभी तक आपको नहीं पता है, तो सुरेश जी से सभी पहलुओं के ऊपर जानेंगे। तो सुरेश जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार कुलदीप भाई। सुरेश जी, सबसे पहले हम अगर बात करें प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आए दिनों अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जहां सत्ता इस मामले में घिर रही है तो वहीं विपक्ष भी घिर रहा है, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष होने के बावजूद भी कांग्रेस यहाँ पर अपना लचीलापन दिखा रही है। और लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश है कि हमने 37 विधायक कांग्रेस को भी दिए हैं। कांग्रेस की भी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो भी जनता के साथ खड़े हों, लेकिन उस तरीके से वो खड़ी नजर नहीं आ रही है। जी कुलदीप जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जनता ने इस बार एक मजबूत विपक्ष 37 विधायकों का कांग्रेस पार्टी के रूप में हरियाणा विधानसभा को सौंपा है, हरियाणा प्रदेश को सौंपा है। और यही नहीं, 37 विधायकों के साथ साथ बड़ी बात यह भी है कि 39% मतदान प्रदेश की जनता ने इस बार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में किया और 39% कुछ पॉइंट्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को। ये पहला मौका है हरियाणा प्रदेश में, जब से हरियाणा प्रदेश का जन्म हुआ 1 नवंबर 1966 के बाद से जितनी भी सरकारें बनी किसी पार्टी की बनी हो, लेकिन पक्ष और विपक्ष में काफी अंतर रहता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष के बराबर का मतदान प्रतिशत विपक्ष यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी मिला है। ये बड़ी बात है। और जनता तो यह भी कहती है, आप भी फील्ड में घूमते हैं, हम भी फील्ड में रहते हैं। तभी तो नाराज है ना सुरेश जी कि हमने उनको मजबूती से वोट प्रतिशत दिया, लेकिन फिर भी जनता ये भी कहती है, मैं एक बात और कवर कर रहा हूँ, कि हमने तो कांग्रेस पार्टी को इतना मतदान दिया था कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही थी। पता नहीं किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पे काबिज होगी और किस कारण से कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ा, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा। ये जनता के द्वारा बनाई गई सरकार नहीं है। मैं तो अपनी इस बात की पुष्टि इस उदाहरण से करता हूं, अगर जनता ने सरकार बनाई होती तो श्री मनोहर लाल खट्टर को 6 महीने पहले ना तो ये हटाते, अगर इनको उम्मीद थी कि सरकार बनेगी 6 महीने पहले। सुरेश जी, हम उस मुद्दे पर भी आएंगे, उससे पहले जिस तरीके से अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, विपक्ष भी अपनी यहाँ पर जो उसकी जिम्मेवारी बनती है, मैं इसी बात पे कुलदीप जी आता हूँ। आपने कहा कि अपराध बढ़ रहा है। बिल्कुल आज हरियाणा प्रदेश में वही ओम प्रकाश चौटाला भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन सरकार का दौर दोबारा से आ चुका है। दिन दिहाड़े फिरौतियां मांगी जा रही हैं, श्रीराम गोली चलाई जा रही है, ना पुलिस अधिकारी सुरक्षित हैं, पुलिस कर्मचारी सुरक्षित है। पीछे करनाल जिले में एक पुलिस की एसआई को दिन दिहाड़े, सीआईए सबसे तेज तरार विंग मानी जाती है पुलिस विभाग की, सीआईए के एक एएसआई को श्रीराम गोलियों से भून दिया गया था करनाल जिले में। जो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष के बेटे को अभी मार दिया गया, उनको मार दिया गया। और दूसरी बात, इस प्रदेश में हरियाणा बनने के बाद श्रीराम दिन दिहाड़े किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को श्रीराम नफे सिंह राठी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान को गोलियों से भुना गया। और यही नहीं,
अभय सिंह चौटाला जो INLD के एक बड़े नेता हैं, उनको धमकियां मिल रही हैं। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ है? हम राजनीति से ऊपर उठ के बात कह रहे हैं। चाहे INLD हमारी विरोधी पार्टी है, लेकिन उनके नेताओं को अगर धमकी मिल रही है तो ये बड़ी गंभीर बात है। और नफे सिंह राठी भी आज अभय सिंह चौटाला को मिली है, कल शायद भूपेंद्र को मिले, कल परसों रणदीप किसी को भी मिल सकती है। ये तो देखो अपराधियों का कोई सगा नहीं होता। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो नायब सिंह सैनी सरकार को कुछ समझ नहीं रही। और तभी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अंधभक्ति में मोदी मोदी या खट्टर खट्टर या सैनी सैनी, नायब सिंह सैनी जी के बारे में नारे लगाते थे, उन लोगों को भी अब सोचने का एक समय है कि आप अपनी सरकार की वाहवाही बिना काम के अगर करोगे तो ये नतीजे निकलते हैं। ये कोई मनोरंजन के लिए सरकार नहीं बनाई जाती कि आप मनोरंजन कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल के हंस के आगे। सुरेश जी, मेरा यही तो सवाल है कि बीजेपी तो देखो अब अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है जी। मैं आपसे यही तो जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस भी क्यों भाग रही है? मैं कुलदीप जी बिल्कुल आपको स्पष्ट बताता हूँ। कांग्रेस पार्टी चाहे संसद हो, चाहे विधानसभा हो, या हरियाणा प्रदेश और हिंदुस्तान की सड़कें हों, कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने में बिल्कुल पीछे नहीं है। राहुल गांधी जी ने जब न्यायपालिका भी प्रभावित होती दिखाई दी, राहुल गांधी जी को जिस तरीके से इन्होंने संसद की सदस्य से निरस्त किया था, जिस तरीके से उनके आवास को खाली कराया गया था, तो ये सारी बातें राष्ट्रीय स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक हमने पिछले 2024 के चुनाव से पहले हर जिले, हर ब्लॉक में जगह जगह कांग्रेस पार्टी ने कभी हाथ से हाथ जोड़ो, कभी हमने संविधान बचाओ के नाम से इतने कार्यक्रम किए और जनता ने हमारी बात पर मोहर भी लगाई कि हम सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। सुरेश तो जी, पार्टी सिर्फ एक मीडिया कुछ गिने चुने मैं एक कड़वी बात आपको बता देता हूँ। जिस तरीके से राहुल गांधी कांग्रेस को उभारने में लगे हैं, देश की मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं, अगर कांग्रेस के अंदर ऐसे 10 योद्धा भी तैयार हो जाए तो कांग्रेस को मेरे ख्याल से कोई हरा नहीं सकता है। और आम जनता के जो मुद्दे हैं उन पर भी बात हो गई है। प्रवक्ता ये बात बोल सकता है, लेकिन मैं मीडिया वाला हूँ, ये बात बोल रहा हूँ जी। तो हम आते हैं मीडिया के ऊपर, जैसे आप मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, और मीडिया भी अभी फिलहाल अपराध के मुद्दों के ऊपर खामोश है, वो भी बात नहीं कर रहा है। स्कूलों को लेकर के हम देखते हैं, स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, चाहे हरियाणा की बात करें या बाहर की बात करें। तो इन सब मुद्दों के होने के साथ साथ में कांग्रेस फिर भी कहीं ना कहीं जो एक स्टेट लेवल पर बात करें तो उस तरीके से आक्रामक नहीं नजर आती है। कुलदीप जी देखिए, अगर इस समय आपको ऐसा लग रहा है, मैं आपकी बात को ही बड़ी करता हूँ। एक तो हम अभी संगठनात्मक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, खासतौर पे राहुल गांधी जी ने एक पायलट प्रोजेक्ट गुजरात से शुरू किया और अब वहां लगभग वो संपन्न हो चुका है। और हरियाणा और मध्य प्रदेश उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। दोनों प्रदेश कभी भी आप योद्धाओं को तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये जब तक लगभग जिम्मेवारी नहीं मिलती, लगभग 75 वर्ष के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नींव की ईंट द्वारा रखने जा रही है। मैं आपको बिल्कुल हरियाणवी में बताना चाहता हूं कि इस बार सफेदी करने से या दरारें भरने से काम नहीं चल रहा। राहुल गांधी जी ने यह महसूस किया है कि पार्टी को नींव से ही दोबारा से खड़ा करना पड़ेगा। यूं कहें कि एक जीवन दान देने के बाद दोबारा से फिर हो रही है। संगठन में काम करने वाले योद्धाओं की कमी नहीं है, जिनको राहुल गांधी जी बब्बर शेर बोलते हैं। कार्यकर्ता पार्टी के पास जान तक देने के लिए तैयार हैं। तो हमने सिर्फ, जैसे राहुल जी ने कहा है कि रेस के घोड़े को रेस में, बरात वाले घोड़े को बरात वाले में ही भेजने की जरूरत है। कई बार क्या होता है कि रेस वाला घोड़ा बरात में चला जाता है और बरात वाला रेस में चला जाता है। ये राहुल गांधी जी ने कई मंचों पे बात कही है। तो सुरेश जी, यहाँ से एक बात निकल करके आती है कि सिर्फ जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कन्नी ना कट जाए, और इसलिए वो अब सड़कों पर नहीं है, और सिर्फ छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। देखिए, इंसान की फितरत जो है ना, वो आशावादी होने की है। इसमें आप और मैं सभी आ जाते हैं। पार्टी में नए सिरे से संगठन अभियान चला हुआ है, तो एक बार जिसकी जो जिम्मेदारी तय होगी तो वो एक तरीके से
कोई कसर नहीं छोड़ेगा अपनी जिम्मेदारी को निभाने में, अपने आप को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या राहुल गांधी जी या खड़गे जी की कसौटी पे खरा उतरने में। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं, मुझे अभी विधानसभा चुनाव के बाद जनवरी 28 2025 में जिला कैथल का कन्वीनर बनाया पार्टी ने, और उसके बाद एमसी के चुनाव थे। तो 6 महीने ही बचे हुए थे अब तक, लगभग वो जनवरी से जून जुलाई तक ही वो कमेटी का उसका कार्यकाल जैसे बचा हुआ था। तो हमने अपने कार्यकर्ताओं को घरों से निकाला, जबकि हमारी पार्टी कांग्रेस ने पार्टी के सिंबल के ऊपर नगर पालिका चुनाव नहीं लड़े, नगर परिषद के चुनाव लड़े और नगर निगम के लड़े। बिल्कुल, यानी पालिका के चुनाव पार्टी ने, चेयरमैन का चुनाव भी पार्टी चिन्ह पे नहीं लड़ा। लेकिन हमने फिर भी एक रास्ता निकाला कि भारतीय जनता पार्टी कैथल जिले में क्रमशः पुंडरी, कलायत और सीवन यानी 3 नगर पालिका के चुनाव पार्टी सिंबल के ऊपर लड़ रही है अपने। तो हमने कहा कि जो स्थानीय उम्मीदवार, जो सामाजिक उम्मीदवार गैर राजनीतिक पार्टी से है, आजाद जिसको आप कह सकते हो, भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन उसी को और है। मेरे ख्याल से और हमने में तो जो विधायक है वो बीजेपी का है, विधायक जी भी बीजेपी के, सांसद जी भी नवीन जिंदल जी बीजेपी के, और उसके बावजूद नायब सिंह सैनी जी आए, मुख्यमंत्री जी, यानी कि उसका प्रचार के लिए आए नगर पालिका के फिर लिए, भी चुनाव हार गए। फिर भी चुनाव हारे। यहाँ तो एक बात निकल के आती है ना सुरेश जी कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस को कमजोर किया गया। कांग्रेस कमजोर नहीं, तो सीधी बात है। अगर यही बड़ी बेबाक अब विधानसभा चुनाव पे चलते हैं, क्योंकि मैं बड़ी बेबाक एक टिप्पणी करना चाहता हूँ कि 3-4 माह पहले हम विधानसभा चुनाव में इसी पुंडरी विधानसभा क्षेत्र में बुरी तरह से बीजेपी के हाथ में हारे। मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे प्रत्याशी से सुल्तान सिंह जिडोला, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आप पुंडरी में कुछ माह पहले चुनाव होते हैं, वहां से कांग्रेस हार जाती है और बुरी तरीके से हारती है जी। और आप शायद ना बोले उस बात को। सुल्तान सिंह जड़ोला जो पहले निर्दलीय चुनाव जीते थे, फिर वो कांग्रेस में चले गए थे, उनके ऊपर आरोप भी लगे थे और आरोपों के बावजूद उनको टिकट दी गई। तो जाहिर सी बात है ऐसा कुछ तो होना लाजमी था। जब एक आदमी के ऊपर, एक नेता के ऊपर बड़े आरोप लगने लग रहे हैं और आप उसको फिर से टिकट दे रहे हैं, उस पर विश्वास जताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता तो वहां देख रही है नहीं सारा। देखिए कुलदीप भाई, हमने तो पार्टी प्रत्याशी होने के नाते उनका भरपूर साथ दिया, पूरी जनता गवाह है, सोशल मीडिया गवाह तो है, देंगे आप संगठन के बावजूद भी अगर वो हार जाते हैं, जनता तो किसी संगठन की आदमी नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो देखते हैं कि ये 5 साल से कर क्या रहा था। हाँ, जनता कई बार पार्टी को भी आईना दिखाने का कार्य करती है, खासतौर पे पुंडरी में कई बार कर चुकी है। तो लेकिन ये बात साबित तब हुई, मुझे भी उम्मीद नहीं थी जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे जिला स्तर पे मैंने अपने कार्यकर्ताओं को पूरे जिले से इकट्ठे किया और हमने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने का कार्य करेंगे। पुंडरी में एक बात और बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 16 वार्डों के पार्षद का चुनाव भी पूरे हरियाणा में अकेले पुंडरी में भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव चिन्ह कमल के चुनाव चिन्ह के ऊपर लड़ रही थी। तो वहां हमने कहा था कि हम 10 से ज्यादा पार्षदों को भी हराएंगे पुंडरी नगर पालिका में। 12 में हारी है बीजेपी। तो सुरेश जी, आपसे सफलता का जो सूत्र है, कांग्रेस पार्टी है जो हरियाणा की पूरी, उसने लेना चाहिए कि कैसे ये यहाँ पर कर नहीं, ये पुंडरी के और कैथल जिले के कांग्रेस के कर्मठ, निष्ठावान और समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जाता है मेरे साथ साथ, उन्होंने मेरा साथ दिया। और बड़ी बात यह है, बड़ा नेता एक भी नहीं आया स्टेज पे। जब कोई लड़ाई लड़ी जाती है ना, तो कैप्टन के तौर पर जो पदक मिलता है वो उसी को मिलता है, ना कि ये टीम वर्क हमारा रहा। और इसमें एक मजेदार बात ये रही, हमारा एक भी हारा हुआ प्रत्याशी नजर नहीं आया बुलाने से भी। बोले जी 3 महीने पहले बीजेपी जीत रही है, क्या करेंगे मीटिंग में आके। लेकिन लोगों ने हमारी बात को समझा। ये यूं समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने एक तरह से आईना दिखाने का काम किया। अच्छा सुरेश जी, एक बात और बताइए, पुंडरी में एक इतिहास रहा है, एक परंपरा रही है कि वो पार्टियों को नहीं जिताते थे, लेकिन अब की बार कैसे वो परंपरा टूट गई? इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी काफी समय बाद बना और पहले चौधरी ईश्वर सिंह कांग्रेस से 91 से 90 एक परंपरा यहाँ पर स्पीकर भी रहे।
कांग्रेस की लहर है, बीजेपी की लहर है, इनेलो की लहर है, उस लहर में यहाँ से निर्दलीय से कहीं ना कहीं चुनाव जीत जाता है, उसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण आपने बड़ा क्योंकि आप सही सवाल कुंडली से किया। हैं और आपको नहीं, ये बिल्कुल पूरे हरियाणा में चर्चा होती थी 24 के चुनाव से पहले कि पुंडरी वाले आजाद बनाना कब बंद करेंगे। कुंडली में दो चीज मशहूर है, तो फिरनी और जी। दूसरी ये कि आजाद बनाने का काफी प्रचलन था। हाँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरा गांव पवनावा है, बड़ा गांव है हल्के का। पवनावा के साथ का बड़ा गांव कोड़ है। इन दोनों गांवों ने 45 साल विधायक दिए हैं पुंडरी विधानसभा को। बाबू अनंतराम जी 2 बार विधायक रहे, हरियाणा पंजाब जब जॉइंट था। चौधरी ईश्वर सिंह जी 4 बार बने, स्पीकर तक बने वो। 4 चुनाव हारे, 4 जीते। ठीक है जी, 6 हो गए। चौधरी मक्खन सिंह कोड़ गांव से ही है, वो 7वां चुनाव जीते INLD से। पार्टी कोई भी हो, 2 गांवों से मतलब MLA बनते थे। मेरे गांव से नरेंद्र शर्मा जी फिर MLA बने, ज्यादा संख्या 8, और तेजवीर फिर कोड़ से बने। 9 MLA 2 गांव देते थे। लेकिन 96 के बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोड़ पवनावा जैसे 20,000 वोटों के 2 नगर गांवों में टिकट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं वो जो एक तरह से लोगों में ये कह सकते हैं उपेक्षा होती है, वो अपना साइड इफेक्ट दिखा देती थी। वो एक्सपेरिमेंट था पार्टियों का और वो उनको झेलना पड़ा। वो झेलना पड़ा, आजाद बन जाते थे। 20,000 वोट कहीं भी अगर आप इग्नोर करोगे तो उपेक्षा को वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो फिर आईना दिखाने के लिए किसी आजाद के पीछे लग जाते थे। उसका परिणाम यह निकला कि पुंडरी में कई प्लान लगातार एक्सीडेंटल विधायक बनते रहे। मैं बिल्कुल बेबाक टिप्पणी कर रहा हूँ। पुंडरी के बाद हम हरियाणा की राजनीति पे चलते हैं। हरियाणा की राजनीति में 2024 का चुनाव था, लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जीत जाएगी और कांग्रेस लास्ट टाइम में चुनाव हार जाती है और चुनाव भी कम वोट प्रतिशत से हारती है। तो उसमें जातीय समीकरण, क्योंकि अलग अलग जो जातियों के जो उम्मीदवार थे वो बैलेंस नहीं बनाया गया, या फिर जो गुटबाजी थी, बाप बेटा मॉडल जिसको दिया गया था नाम, क्या कारण रहे, या फिर नायब सिंह सैनी को इन्होंने एक OBC प्रोजेक्ट करने के उनका फायदा मिला, किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि मुझे याद है दीपक बावरिया उस टाइम प्रभारी थे, वो हर बिरादरी की वो मीटिंग ले रहे थे, हर वर्ग की वो मीटिंग ले रहे थे, उसके बाद भी खामियां आखिर कहाँ रह जाती हैं? बिल्कुल, आपने ठीक याद मुझे भी करा दिया। दीपक बावरिया जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव थे, हरियाणा मामलों के प्रभारी थे। और सबसे पहले राष्ट्रीय प्रभारी जी का कार्यक्रम मैंने कुरुक्षेत्र की रोड धर्मशाला में 30 अक्टूबर 2023 को, यानी विधानसभा चुनाव से लगभग 1 वर्ष पहले, सबसे अनुशासित और सबसे अच्छा कार्यक्रम शाम को रोड समाज का था, जो 5 बजे शुरू हुआ, रात के 10:30 बजे तक चला। प्रभारी जी को इतना वहां पर आनंद आया। सभी लोगों से उन्होंने 2 मिनट की बात करनी थी, तो 15-15, 20-20 मिनट बात की। पानीपत से लेके करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, यानी रोड समाज हरियाणा का जितना है, तो कंप्लीट सभी जो मौजूद व्यक्ति थे, किसी भी नेता के समर्थकों, सबको बराबर टाइम दिया। और हमने वहां पर अपने रोड समाज के लिए, मैंने कोई अपने लिए नहीं मांग की, हमने कहा जी हमारी 2 लोकसभा कुरुक्षेत्र और करनाल पड़ती हैं, दोनों लोकसभाओं में एक विधानसभा का टिकट मांगा था, जो भी मेरिट में हो। एक टिकट मिला पुंडरी का, दुर्भाग्य से सुल्तान सिंह जिडोला को, वो हार गए। 2 नहीं मिले। दूसरा 3 जिले हमारे पड़ते हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल। तीनों जिलों में 2 जिलाध्यक्ष भी हमारे को मिलनी चाहिए। मैं आज भी उसी मांग पे कायम हूँ कि जो भी मेरिट में पार्टी को ठीक लगता है कि कम से कम रोड समाज को 2 जिलाध्यक्ष मिलने चाहिए। यानी कि आप एक रोड समाज की बात कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि राजपूत हैं, गुर्जर हैं, वो एक बैलेंस जरूरी है कांग्रेस, वो जरूरी है। वो देखिए, देखना कुलदीप जी, बात ये है कि आप किसी भी समाज को इग्नोर करके नहीं चल सकते, उसका साइड इफेक्ट फिर होता है। तो मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि हमने वहां पर रोड समाज की बात उठाई थी, क्योंकि 19 में एक भी टिकट रोड बरादरी को नहीं मिला, उसका नुकसान हमने झेलना पड़ा। चित्रा सरवारा अम्बाला कैंट में एक अच्छी कैंडिडेट थी, उनको टिकट नहीं दिया गया, तो उसका नुकसान झेलना पड़ा हमने। फिर वहाँ पे पार्टी की भी तो ये है ना कि निर्मल सिंह को टिकट दे दी, फिर चित्रा नहीं, मैं 19 की बात कर रहा हूँ। 19 में भी ये हुआ था, तब भी ऐसा हुआ।
अभी 24 में चलो चौधरी निर्मल सिंह जी को मिल गई, उनके पिताजी को। हाँ, फिर एक वो परिवारवाद का पहले ही आरोप से गिरी हाँ, हुई नहीं, है एक कांग्रेस। टिकट अभी मिल गई 24 में। हाँ, लेकिन आपने जो बात कही कि सभी जातियों को, सभी धर्मों को कांग्रेस पार्टी में समान दृष्टि से देखा जाता है, और सबको, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसका जितना हक बनता है उसको दिया जाएगा। उस फार्मूले पे बाबरी जी ने कोशिश की थी हरियाणा में चुनाव से पहले आगे बढ़ने की। लेकिन मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि 15-16 टिकट पार्टी से, हमारे नेताओं से गलत बांटे गए, जिसका खामियाजा पार्टी को बाबरिया की कोशिश कामयाब होने नहीं दी, ये कह सकते हैं। देखिए, ऊपर की बात मुझे इतना इस बात का क्लियर एक अंदाजा भी नहीं है कि कहाँ क्या हुआ। हम तो एक ग्राउंड रियलिटी बता सकते हैं, मीडिया के माध्यम से पार्टी को भी अवगत कराते हैं, और वो सभी के भले की है, सभी नेताओं के लिए भी और हमारी पार्टी के लिए। हमने तो ये कहा था कि आप सभी बरादरियों को बराबर का मान सम्मान दे के आगे अगर बढ़ेंगे और साफ छवि के अच्छे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से जनता छुटकारा पाना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं टिकट वितरण में भी दिक्कत हुई है, और एक सबसे ज्यादा बड़ा कारण जो हार का है वो है भारतीय जनता पार्टी का हमारे प्रति, जो आपने मेरे से सवाल किया था, दुष्प्रचार। आपने कहा बापू बेटे की बात, ऐसा कोई कांग्रेस पार्टी में कोई प्रचलन नहीं था बापू बेटे का, ना पार्टी ने कोई ऊपर से ऐसी हिदायत थी। नहीं, ऐसा जो लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी तो ऐसा इशारा नहीं किया कि अगर आप लोग जिताते हैं, कांग्रेस को लेकर के आते हैं, हम सीएम किसी और को बनाएंगे। एक बार बावरिया का बयान तो आया था कि कोई जरूरी नहीं है कि हुड्डा सीएम बने और भी बने। देखिए, मैं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के नाते सभी राष्ट्रीय चैनल जितने भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के टाइम में आए हरियाणा में, इंडिया टीवी का चंडीगढ़ डिबेट थी, एबीपी न्यूज का यहीं कैथल भाई उदय सिंह जी के किले में थी, तो आज तक था, सभी चैनलों के ऊपर पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे हमने हमेशा एक ही बात कही कि चुने गए विधायकों की राय पे पार्टी हाईकमान फैसला करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। पार्टी का प्रवक्ता ही तो पार्टी की बात मीडिया में रखता है, वही संदेश जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने अफवाह फैला दी। बड़ा लीडर को भी तो सुनना चाहते हैं लोग, ये जो प्रभारी है या फिर उन्होंने बोला, बाबरिया जी ने खुद बोला था, यानी पार्टी की तरफ से कहीं ये बात नहीं थी बापू बेटे की। ये अफवाह खुद हुड्डा साहब का भी नुकसान करने वाले लोगों की साजिश थी। जो हुड्डा साहब, वो तो पार्टी ने फैसला करना था कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन मैं आपकी बात को ही बड़ी करके बताता हूँ कि जो हुड्डा साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं देखना चाहते थे, उन्होंने बापू बेटे के साजिश रच के प्रचार कर दिया है। हुड्डा साहब ने तो कभी नहीं कहा कि सबसे बड़ा किसी भी मीटिंग में कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, कब मैंने तो सुना नहीं आज तक। ना दीपेंद्र जी ने कहा कि मेरे पिताजी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो लेकिन एक दुष्प्रचार था, एक दुष्प्रचार दूसरा भी था कुमारी शैलजा जी के प्रति कि उनको अपमान शैलजा जी का हो गया। तभी तो मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लो चुनाव के बाद। बीजेपी वाले बनाने में लगे थे इन बातों को। एक पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ, एक पॉइंट देख रहे थे वो तो हाँ, मैं एक बात बड़ी बेबाकी से आपको एक बात और बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में ये बताओ, आप दलित प्रदेशाध्यक्ष कौन था? हमारे यहाँ पर एक लंबी कतार है। पहले बीसी से कर लो, डॉक्टर राम प्रकाश जी बजनाल जी के साथ कार्यकारी अध्यक्ष बनाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उस समय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चौधरी बजनाल जी की वरिष्ठता को देखते हुए उनका सहयोग करने के लिए। उसके बाद फूलचंद मुलाना जी दलित प्रदेश अध्यक्ष रहे हमारे लंबे समय तक। उसके बाद अशोक तंवर जी फिर दलित प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष रही। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद उदयभान जी अभी तक चल रहे हैं। और दूसरी बात, कुमारी शैलजा जी को पार्टी हाईकमान ने मनोहर लाल खट्टर की तरह बीच में हटा के चलता नहीं किया। उन्होंने अपनी टर्म पूरी करी और उनको विधिवत विदाई देके आपने उनका धन्यवाद किया। बहुत बड़ी बात की है कि मनोहर लाल खट्टर को बीच रास्ते छोड़ दिया और नायब सिंह सैनी को उस नाव का उन्होंने नाविक बना दिया। तो इस बात को कैसे देखते हैं कि इसका मतलब मनोहर लाल खट्टर सक्षम नहीं थे 2024 के चुनाव के लिए? देखिए, मनोहर लाल खट्टर की जनविरोधी नीतियों के कारण पीपली में सितंबर 2020 में किसानों पे लाठीचार्ज से जैसे उनकी शुरुआत उन्होंने की थी अपने कार्यकाल में, जनविरोधी कार्य, बड़े जनविरोधी कार्य करने के लिए,
उससे और पहले तो उन्होंने मेरे ख्याल से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज। उससे पहले मेरे ख्याल से रामपाल और ये राम रहीम ये बाबों के साथ तो इनका पुराना संगम है इनका आपस में, वो तो चलता रहता है इनका। ये कभी भी बाबे बन जाते हैं, कभी नेता बन जाते हैं, वो तो इनका कुछ उसके लिए। लेकिन जनता के आम नागरिकों को भी मैं ये कह रहा था समस्या कि झेलनी जिस पड़ी। तरीके से आप कह रहे हैं ना कि पिपली से शुरुआत की, तो उससे पहले तो मेरे ख्याल से शुरुआत बाबाओं से हुई थी। नहीं, बाबाओं से हुई, लेकिन जो सबसे बड़ा मैं जो मानता हूं, किसान अपनी एमएसपी मांगने के लिए गए थे फसल के लिए, तो शांतिपूर्ण धरना था। निहत्थे बुजुर्ग किसानों के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने लाठीचार्ज किया, तो उससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता। जलियांवाला बाग का कांड था। लाला लाजपत राय वाली बात बिल्कुल, याद आती बिल्कुल। है। लाला लाजपत राय ने जैसे कहा था कि जो एक बूढ़े के ऊपर लाठियां चलाई हैं, ये लाठियां कांग्रेस के लिए ताबूत, कुछ इस तरीके से बोला था। जी। सेम वही मनोहर लाल खट्टर के लिए कहीं ना वो कहीं इनके ताबूत में अंतिम कील जो है ना, वो साबित होगी। नरेंद्र मोदी जी ने ये समझा कि ये मनोहर लाल खट्टर, मोदी जी ने आभास हुआ शायद, मुझे लगा कि भाई ये मोदी जी को लगा होगा कि ये खुद नरेंद्र मोदी जी के बराबर का जन विरोधी है, इसकी सेवाएं तो केंद्र में लेंगे बड़े लेवल पे। अच्छा। या हरियाणा इसके लिए छोटा पड़ जाएगा। आप तो तारीफ कर रहे हैं उसकी। नहीं, देखिए मोदी जी के पैरामीटर यही है, जो व्यक्ति जितना जुल्म करता है वो उनको प्रिय हो जाता है। जो जितने उल्टे सीधे काम करेगा वो मोदी जी के साथ ट्विटर पे आपको ये आपने बड़ी गजब की बात की। जैसे अनुराग ठाकुर है, वो गोली मारो सालों को, उसको प्रमोट किया, बिल्कुल करता है। और भी ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, उनको फिर वो प्रमोट करता है। और इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि हमें प्रमोट करना है तो उल्टा काम करना पड़ेगा। खिलाड़ियों वाले मामले में देख लो ना आप, अपने ब्रिजभूषण शरण को देख लो। मोदी जी की एक आदमी की अपनी एक धारणा बन जाती है, वो उल्टे काम करने का प्रिय है। ये किसी को सुबह मंदिर में जाने की इच्छा होती है कि मैं भगवान शंकर पे जल चढ़ा के आऊंगा, मंदिर में अच्छा ध्यान लगा के आऊंगा। और कई लोग सुबह सुबह ऐसे को ढूंढते हैं कि आज कहीं पर उल्टे सीधे बयान कौन देगा, मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने का काम कौन करेगा। अब कल ही ये एग्जाम था बच्चों का, उसको इवेंट बना दिया। अरे आप ये तो देख लो कि प्रदेश में 45 IAS अधिकारियों ने एक बच्ची की को छेड़खानी के आरोप में जिस बराड़ा जी के बेटे को आपने लॉ अफसर बनाया, उसके खिलाफ लिखा है मुख्यमंत्री को। अभी तक कोई बयान नहीं है। आज से पहले क्या यहाँ पर एग्जाम नहीं होते थे? ये एक इवेंट बनाकर मुख्य समस्याओं से लोगों का ध्यान हटाना ये चाहते तो हैं। बीजेपी का देखो, जब युद्ध होता है देश की तरफ, बड़ा एक वो होता है, वो उसको भी ये लोग इवेंट बना के खड़ा कर देते हैं। इनका तो काम। युद्ध में भी आपने देखा कि अभी तक पुलवामा के उसके ऊपर भी कोई रिपोर्ट इनकी नहीं आई। पहलगांव में जो हुआ, नरवाल शहीद हुआ हमारा एक भाई करनाल से, राहुल गांधी जी वहां पर दुख प्रकट करने के लिए आए, तो आपने देखा कि उसमें जो आतंकवादी थे, एक भी आतंकवादी आज तक पकड़ा जाने का कोई समाचार नहीं है। स्केच जारी स्केच भी नकली है, नकली जारी कर दी। और आप बात करते हो बड़ी बात करते हो मुंबई कांड की, हादसा कहीं भी हो सकता है। कांग्रेस के समय में अगर मुंबई कांड हुआ, शिवराज पाटिल जी से तो इस्तीफा लिया गया होम मिनिस्टर से। और वो तो आज भूल जाइए, नैतिक। और दूसरी बात, हाँ एक बात, बड़ी और बात बता रहा हूं मैं, जो आतंकवादी वहां पर शामिल थे, भारत के अर्धसैनिक बलों ने, मुंबई पुलिस ने उनको मौके पे मार गिराया। कसाब जो पकड़ा, जो मास्टरमाइंड था, कसाब से सारी साजिश उगला के पाकिस्तान को दुनिया में आतंकवादी राष्ट्र घोषित किया, आतंकवादी देश घोषित किया। और कसाब को फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने सरेआम चढ़ाए के ऊपर फांसी भी दी। लेकिन पहलगाम के जो आतंकवादी, लेकिन नरेंद्र मोदी तो आज तक RDX का नहीं पता कर पाए कहां से आया था आतंकवादी। पुलवामा में आतंकवादियों की बात छोड़ो, 400 किलोमीटर पाकिस्तान बॉर्डर से दूर, कोई वहां बस नहीं, रेल नहीं, जहाज नहीं, पैदल जा रहे हैं हत्याकांड करके, इतने लोगों को मार के, आम नागरिकों को, भारतीयों को। और आप उनको पता भी नहीं कर पाते। आपकी फोर्स BSF, CRPF, ITBP कहाँ थी? खैर, ये हमारा एक लंबा विषय चला जाएगा। जिस तरीके से सुरेश जी हम आज देख रहे हैं ना कि कांग्रेस पोल खोल रही है बीजेपी की, लेकिन लोग जो बीजेपी को मानने वाले हैं, उनके दिमाग में आज भी ये बातें नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में जवाब दिया जाता था पाकिस्तान को, आज सिर्फ एक इवेंट बनाया जाता है। वो लोगों के दिमाग में नहीं आ रही है। कैसे देखते हैं वैसे उन चीजों? देखिए, ये मीडिया का इन्होंने दुरुपयोग करके
कांग्रेस पार्टी के बीजेपी ने मीडिया का दुरुपयोग करके आम जनता के माइंड वॉश करने का खेल खेला है। और उसमें वो कामयाब भी है। इसमें ये लोगों को भ्रमित करने में कामयाब हो जाते हैं। इन्होंने तो अभी मैं बता रहा था, हमारी कुमारी शैलजा जितनी वरिष्ठ नेता जिसका सबसे ज्यादा सम्मान है पार्टी में, उनके अपमान की ऐसी चर्चाएं कर दी कि उनका तो अपमान हो रहा है कांग्रेस में। आपने कभी दलित प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया आज तक, और अपमान कांग्रेस में। उस वक्त अगर चश्मा भी पहन लेती थी, खबरें ये चलवा देते कि चश्मा का इशारा कर दिया है। ये इस मामले में साजिश रचने में, भ्रमित करने में और समाज को बांटने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं। ये लोग किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं इस मामले। तो अंतिम यही सवाल है सुरेश जी, कांग्रेस जिस तरीके से अब उभरने की कोशिश कर रही है, तो क्या वो उभर पाएगी? क्या कुछ उसकी रणनीति मैं आपको है? जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष की क्या नियुक्ति होगी तो क्या पुराने नेताओं में से लेगी या फिर नए जो कार्यकर्ता है उनको मौका दिया जाएगा? कुलदीप जी देखिए, पार्टी ने जो अपना एक अभियान चलाया है, संगठन सृजन अभियान, उसके तहत मेरिट के ऊपर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति सबसे पहले पार्टी करने जा रही है। वो शायद जुलाई में, अभी 2-3 बचे हैं, अभी सूची आ जाए या अगले हफ्ते आ जाए, लगभग तैयार है। प्रक्रिया सारी पूरी हो चुकी है, 2-3 चरण जो उसमें थे। दूसरी बात, प्रदेश अध्यक्ष की भी जल्दी नियुक्ति होगी। तो पार्टी ने ये ठाना है इस बार कि मेरिट के ऊपर किया जा रहा है, और हमें तो खुशी है एक निष्ठावान पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते किसी भी भाई बहन को पार्टी बनाएगी तो उससे एक संदेश बनाने से पहले चला गया, पार्टी मेरिट के ऊपर करने जा रही है। और बड़ी बात यह है कि आज संसद भी चल रही है हमारी, राहुल गांधी जी के आगे नरेंद्र मोदी कहीं टिक नहीं पा रहे। आपने देखा संसद में भाग जाते हैं, देश ही छोड़ के चले जाते हैं, देश ही छोड़ के चले जाते हैं। और राहुल गांधी जी देखिए उनको किस तरीके से इन्होंने प्रताड़ित किया पिछले सालों में। अगर पेशेंस नाम का शब्द किसी व्यक्ति के लिए बना है, अगर धैर्य शब्द की कभी रचना हमारे ग्रंथों में हुई है, तो शायद वो शब्द राजीव गांधी जी के बेटे, सोनिया गांधी जी के बेटे राहुल गांधी जी के लिए बनाया गया। और स्टिक बैठते ही है। तो उससे एक ये साबित हो जाता है कि राहुल गांधी जी से बड़ा कोई धैर्यवान आज इस देश में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मटेरियल है, और जिस तरीके से देश की जनता को अब एक नई उम्मीद जागी है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाकर राहुल गांधी जातिगत जनगणना कराकर, अभी जो हमारा 25 तारीख को दिल्ली के तालकटोरा में ओबीसी का सम्मेलन हुआ, उससे और उम्मीद जागी है कि जो वंचित हैं, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर जो पिछड़े हैं, उनको उनका राजनीतिक हक, आर्थिक हक और नौकरियों में भी पूरा हक सिर्फ राहुल गांधी की आगामी सरकार दिला सकती है। देशवासी आज एक उम्मीद की नई किरण राहुल गांधी जी के अंदर देख रहे हैं। हम गदगद हैं कि आज इस काले अंग्रेजों के दौर से, उस समय गोरे अंग्रेजों के दौर से गांधी नेहरू जी ने हमारे को आजादी दिलाई थी, काले अंग्रेजों के दौर से नरेंद्र मोदी जी जैसे तानाशाह नफरतवादी प्रधानमंत्री के दौर से अगर कोई देश को निकालने जा रहा है तो वह शहीद राजीव गांधी जी का बेटा जननायक राहुल गांधी है। सुरेश जी, मान के चले कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सुरेश रोड की नियुक्ति हो जाती है, तो क्या कैसे रणनीति होगी आपकी? नहीं, मैंने तो जिला अध्यक्ष का आवेदन जरूर किया। देखो, जरूरी थोड़ी है कि कार्यकर्ता को देख रहे हैं वो प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष ना बनो, प्रदेश अध्यक्ष बन जो, तो मान के चलते हैं। मुझे पार्टी कभी ऐसा मौका देती है तो आज नहीं कल तो मैं पार्टी की कसौटी पे खरा जरूर उतरूंगा। नहीं, ये सब ठीक है, लेकिन किस तरीके से काम करके दिखाएंगे कांग्रेस? नहीं, अभी तो वो मंजिल दूर है, मैंने उसके लिए आवेदन भी नहीं किया। बड़े नेता मेरे और पीछे लग जाएंगे तो आप मुझे जिला अध्यक्ष भी ना बनने दो, ऐसा लग रहा है मुझे। तो जिले में हमारी मेरिट है, मेरिट के ऊपर भी हम आश्वस्त हैं। हमने तो उस दिन ऑब्जर्वर साहिबान हमारे आए, उनको कहा कि मेरे से अच्छी कोई प्रोफाइल अगर आपको कैथल जिले में दिखाई पड़ती है आप उसको बनाइए। सुरेश रोड उसके साथ खड़ा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। सुरेश जी, है पर्ची खर्ची भूल गए हम,
हाँ, पर्ची खर्ची पे भी क्योंकि कर लेते हैं। वो मेन सब्जेक्ट है हरियाणा सरकार का आज के टाइम में, नॉन जी। स्टॉप पर्ची खर्ची। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी मैंने जिक्र ही किया था कि अभी लॉ ऑफिसर की नियुक्ति हुई है। लॉ ऑफिसर तो ऐसे हैं जो स्कूल या कोई पशुओं के अस्पताल को या कोई स्वास्थ्य विभाग के किसी अस्पताल को तो नहीं संभालेंगे। लॉ ऑफिसर हरियाणा सरकार को संभालते हैं, उसके विभिन्न विभागों की पैरवी करते हैं माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तमाम जिलों में जो भी एफआईआर दर्ज होती है अपराधियों के खिलाफ, उसकी पैरवी लॉ ऑफिसर ये करते तो हैं। ये लोग ये तो कहते हैं कि हमने तो ग्रुप डी में और ऐसे गरीब तबकों को मेरिट के आधार पर नौकरी दी है, कांग्रेस ने तो कभी ऐसे दी नहीं। उन्होंने तो अपने नहीं, अधिकारी कहाँ से लगाए आप? जान पहचान वालों को ही उन्होंने आगे अभी बुलाया है। नहीं, अभी आपने ये झूठे आरोप हैं। अभी आपने देखा होगा कि बिहार से डेपुटेशन पे जेई रस्टियां लेके आ रहे हैं। अच्छा, अधिकारी सारे बाहर के लगाने लग रहे हैं। पहली बार हरियाणा प्रदेश के इतिहास में एचपीएससी का चेयरमैन नोटों की अटैची के साथ पकड़ा गया हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला के कार्यालय में। व्हाट्सएप चैट मिली है। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? और आप हरियाणा प्रदेश के टैलेंट को इग्नोर करके, नजरअंदाज करके बाहर के लोगों को यहाँ पर नौकरी दे रहे हैं। हमें क्या पता है कि उनके साथ आपने पर्ची खर्ची या पर्ची खर्चा क्या कर रखा है। आप फ्री में बाहर के लोगों को हरियाणा में क्यों नौकरी दोगे? कांग्रेस पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता सुरेश रोड की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को यह सवाल भी है। अगर आप ईमानदार हैं तो हरियाणा का टैलेंट तो पूरे देश में नंबर 1 पे है। हरियाणा के लोग ही हैं जो, चाहे हमारा भाई नीरज चोपड़ा है, चाहे खेलों की बात कर लीजिएगा, चाहे आप डिफेंस की बात कर लीजिएगा, या आप विज्ञान की बात कर लीजिएगा। कल्पना चावला करनाल में नाक के नीचे हमारी कांग्रेस सरकार में कॉलेज की नींव रखी थी। हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री होते थे तो कल्पना चावला कौन थी? इनको पता होना चाहिए बीजेपी के लोगों को। इन्होंने सिर्फ अफवाहें फैलाने से मतलब है। इनका सरकार से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से किसी से कोई मतलब नहीं है। जब बात आएगी अपनी कमजोरी छिपाने के लिए कर्मचारी अधिकारियों को दोषी ठहरा देंगे। तो कहने का यह मतलब है मेरा कि इस प्रदेश में भ्रष्टाचार इस समय जो है वो आज तक कभी नहीं हुआ। खुद इनकी ओम प्रकाश चौटाला बीजेपी गठबंधन की सरकार को भी इन्होंने आज अच्छा कलवा दिया। आज उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार है चौटाला के टाइम में जो था, जो जंगल राज हुआ करता था। जी सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने धन्यवाद। सुरेश रोड को सुना, जो कि पार्टी का पक्ष भी रखते हैं कांग्रेस से, और इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ, और जिन मुद्दों को लेकर के आप भी सोच रहे थे कि क्या कुछ कांग्रेस में हो रहा है, क्या जिला अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के होगा, क्या प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के होगा, देश और प्रदेश में क्या कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है, क्यों इस वक्त कांग्रेस ठंडी बैठी है, तमाम सवालों के जवाब सुरेश जी ने दिए। तो पहले धन्यवाद आपका। और आप भी कमेंट करके जरूर बताना साथियों कि आप क्या कहेंगे इस वीडियो के ऊपर, और बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के कि जो उनकी सरकारें रही हैं उनको लेकर के कमेंट में आप जरूर बताना। नई इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे, एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।